अब आगे ना बड़ों का सवाल होता है कि मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आके तो उसे कन्वर्ट करवा सकता हूँ वर्क परमिट पे, तो वो कैसे होगा? हाँ, वो आप करवा सकते हो। सरकार ने ये पब्लिक पॉलिसी लेकर आए थे जिसमें उन्होंने मतलब अभी टेम्परेरीली अलाउ किया हुआ था। जी। इस साल वो पॉलिसी एक्सपायर हो रही थी, सरकार ने 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दी है, तो फरवरी 2025 तक। ठीक है, फरवरी 2025 तक आप एज अ विजिटर आके कनाडा में वर्क परमिट पे आप कन्वर्ट करा सकते हो। ओके। हाँ, और उसके 2 तरीके होते हैं, एक आप ऑनलाइन जाके कर सकते हो, एक आप बॉर्डर पे जाके कर सकते हो। ओके, बट होगा कैसे? तो उसमें आपको ऑब्वियसली एक तो LMIA चाहिए, एम्प्लॉयर सपोर्ट चाहिए जी। और वो LMIA पे आपका नाम चढ़ा होना चाहिए। फिर उसके बाद आप जो है जैसे हम एक एप्लीकेशन में आपको एक्सपीरियंस दिखाना होता है, आइल्स दिखाना होता है, तो एक मेडिकल आपका चाहिए होगा। सो वो सारे डॉक्यूमेंटेशन अटैच करके आप मतलब या बॉर्डर पे जाते हैं या फिर आप जो है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा देते हैं। तो जैसे तो एक्सप्रेस एंट्री और LMIA में था कि आइल्स के इतने बैंड होने चाहिए, इतनी स्टडी रिकमेंडेड 12th होनी चाहिए, तो अगर कोई विजिटर वीज़ा पे आके LMIA ले रहा है उसके लिए तो ये चीज़ें नहीं है ना? नहीं, देखिए ये नहीं रहता आइल्स करनी पड़ेगी उनको। एंड ऑफ द डे जो अप्रूवल आना है वो तो सेम ऑर्गेनाइजेशन से ही आना है ना, IRCC से, इमिग्रेशन से ही आना है ना कनाडा से। ये तो है नहीं कि यहाँ पे ब्रैम्पटन की म्यूनिसिपैलिटी ने छाप के दे देना है, वो तो नहीं होना ना। ठीक है, तो होना तो इमिग्रेशन अफसर नहीं है और उनका पैरामीटर सेम ही रहता है, कानून नहीं चेंज होता विद इन कनाडा या आउटसाइड कनाडा। देखिए आइल्स हमेशा रेकमेंडेड होती है। रीजन इसमें रेकमेंडेड वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप वहाँ पे बॉर्डर पे जा रहे हैं तो ऑफिसर आपकी लैंग्वेज असेसमेंट आपसे बात करके भी पता कर सकता है जी। तो वो अगर आपका आइल्स कवर्ड होगा तो उसमें जो है वो उसका असेसमेंट जो है, क्योंकि उसमें फिर ये रहता है कि अफसर की मनमर्जी जो है वो कम रह जाती है जी। उसमें वो फिर ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं लगा कि बंदा प्रॉपरली इंग्लिश बोल सकता है। ठीक है, अगर आइल्स का प्रूफ दे दिया तो उसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि ये भी चक्कर है कि यहाँ आकर भी LMIA अप्रूव होनी या नहीं होनी, ये भी IRCC के हाथ में है, ये नहीं कि आपको कोई मिल गया तो अप्रूव हो ही जाएगी। आप दो चीज़ें अब मिक्स कर रहे हो। सो LMIA जो अप्रूवल है वो ESDC करती है ना IRCC। ओके, इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट नहीं है LMIA डिपार्टमेंट है, ESDC एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है जिसको आप हम यहाँ पे सर्विस कनाडा बोल देते हैं जी। तो सर्विस कनाडा LMIA को अप्रूव करती है एम्प्लॉयर के कागज़ के बेसिस के ऊपर। उसके बाद LMIA अप्रूव होकर आती है, वो एम्प्लॉयर का डॉक्यूमेंट है। एम्प्लॉयर आपको देता है तो फिर आप IRCC के पास जाते हो जी। वही मैं कह रहा हूँ, वो तो मुझे मालूम है कि वो तो पहले अप्रूव करा लेगा एम्प्लॉयर, लेकिन मतलब जैसे मैं लेना चाहता हूँ, मेरे नाम पे चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी LMIA, वो भी मतलब खतरा बना रहता है? नहीं, उसमें नहीं रहता इतना इशू जी, क्योंकि अगर आप ESDC से आप कोऑर्डिनेट करते हो, अगर आपकी LMIA अप्रूव्ड है तो आप किसी का भी पासपोर्ट भेजते हो वो चढ़ा के भेज देंगे। जो असेसमेंट क्राइटेरिया है कि इसको जो है ट्रक ड्राइवर का वर्क परमिट देना है कि नहीं देना, वो इमिग्रेशन करती है। उसका जो LMIA जिस पे नाम चढ़ना है उसका उससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि LMIA पे नाम चढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जी, ये बात अभी आई, मैं समझ गया आपकी बात, तो वो नहीं रहे। अच्छा, हाँ, ये जरूरी नहीं है कि सीरियसली मैं कह रहा हूँ, मुझे ये नहीं मालूम था, ये मुझे भी नई चीज मालूम चली। मुझे लगता था अगर मिल गया कोई ABC लेट्स से, मुझे किसी ने दे दिया भाई ठीक है भाई वर्क परमिट आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि अगर LMIA पे नाम चढ़ना जी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। अगर आप उसको कंपेयर करते हो कि आपको वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका असेसमेंट क्राइटेरिया इंडिविजुअल लेवल पे होगा और जो LMIA पे नाम चढ़ना है वो एम्प्लॉयर की रिक्वेस्ट के बेसिस के ऊपर होता है। उस पर कोई भी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन क्लाइंट की नहीं होती।